मंच पर श्री रवनीत बिट्टू जी, श्री आशीष सूद जी, माननीय भारत भूषण जी और डॉक्टर जगवीर सिंह जी, राजीव तुल्ली जी। गुरु तेग बहादुर जी पर एक मेरी पुस्तक 2019 में छपी थी, बड़ी पुस्तक थी। तो आप जब गुरु तेग बहादुर जी का जो 350 साल जो शहादत के पूरे हुए हैं, तो पंजाब में मेरे दो मित्रों ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब इस पर किताब लिखो। श्री हरजीत सिंह गरेवाल जी बड़े रुचि लेने वाले व्यक्ति हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे पीछे पड़ गए कि ज़रूर लिखो। अविनाश जायसवाल जी, उन्होंने बार बार कहा लिखो। मैंने कहा भाई एक बड़ी पुस्तक छपी हुई है, उसी से काम चल जाएगा। कहते नहीं, इस प्रकार की लिखो जो आम पर, जिसको आजकल अंग्रेजी वाले पॉपुलर रीडिंग कहते हैं, उस प्रकार की किताब जो आम जनता के लिए लिखी गई हो। तो मैंने लिखना शुरू किया। फिर राजीव जी से बात हुई, राजीव जी भी मेरे पुराने परिचित हैं। तो मैंने इनको यही कहा कि छापोगे। अब ये भी एक नई बात है भाई, लेखक पब्लिशर को पूछता है कि छापोगे, नहीं तो जो वाइस चांसलर रहा होता है पब्लिशर पीछे घूमते रहते हैं कि भाई किताब दो, हम छाप देंगे। तो इन्होंने कहा, मैंने कहा छापोगे? कहते भाई ज़रूर छापेंगे, आप लिखो। गुरु तेग बहादुर जी पर 2-3 बातें जो मुझे लगता है, मुझे केवल पुस्तक का परिचय देना है, इसलिए उसी में मैं समेटने की कोशिश करूँगा। 10 गुरुओं की जितनी स्टडी हमारे जहाँ हुई है वो ज़्यादा अंग्रेज़ों के वक्त ही शुरू हुई। उससे पहले तो जो निर्मला पंथ और उदासी पंथ के लोग थे वो ही उन पर लिखते थे, और या फिर मुग़ल जो हिस्टोरियन थे वो लिखते थे, ईरानी कह लीजिए, तुर्की कह लीजिए, मुग़ल कह लीजिए। तो गुरुओं ने खुद अपने बारे में कुछ लिखा हो, उसके संकेत गुरबाणी में कहीं मिलते। मैं फ़िलासफ़ी की बात नहीं करता, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। फ़िलासफ़ी तो उनकी गुरबाणी पढ़ेंगे तो फ़िलासफ़ी तो पता चलता ही है, लेकिन जीवन के बारे में, इतिहास के बारे में उनकी वाणी में कहीं संकेत तो मिल जाते हैं, लेकिन उस प्रकार का तो लिखा नहीं मिलता। एक ज़रूर 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी हुए, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, विचित्र नाटक के नाम से उनकी आत्मकथा है। लेकिन अब बहुत से मित्रों को वो आत्मकथा सूट नहीं करती, इसलिए अब उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो मैंने गुरु तेग बहादुर जी पर इतिहास के दृष्टिकोण से लिखने की कोशिश की। अब ये राजीव जी ने कहा भी कि उसमें देखिए, ये जो मूवमेंट था, इसकी सफलता के मुख्य कारण था कि इस मूवमेंट को सभी लोगों ने सपोर्ट किया। बंजारों ने भी सपोर्ट किया, वाल्मीकि समुदाय ने सपोर्ट किया, एससी ने सपोर्ट किया, जाटों ने सपोर्ट किया। रादर पूरे हिंदुस्तान के ही जो 5 प्यारे जो थे, एक नॉर्थ इंडिया का था, एक साउथ इंडिया का था, एक ईस्ट इंडिया का था, एक वेस्ट इंडिया का था, कोई जगन्नाथपुरी का, कोई क्या नाम इसका, कर्नाटक से था, कोई कहीं से था। तो मतलब टोटल हिंदुस्तान की पूरे की इन्वॉल्वमेंट थी। और एक बड़ा कारण ये था कि पूरे भक्ति काल में गुरु नानक देव जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूरी करने के पहले अपना उत्तराधिकारी स्थापित किया। उत्तराधिकारी स्थापित करने का मतलब होता है कि इस संगठन को आगे बढ़ाना है। कबीर ने उत्तराधिकारी स्थापित नहीं किया, रविदास महाराज ने उत्तराधिकारी स्थापित नहीं किया। तो गुरु नानक देव भी एक लंबी सोच को लेकर चल रहे थे, और लंबी सोच का संकेत इसलिए मिलता है कि शायद भक्ति काल के सभी लोगों में गुरु नानक देव ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाबर को चैलेंज किया था। दोनों कंटेम्प्रेरी थे, बाबर और गुरु नानक देव दोनों कंटेम्प्रेरी थे। तो बाबर को भक्ति काल के अन्य विद्वानों ने कहीं चैलेंज किया हो, कम से कम ऐसे प्रमाण नहीं मिलते। थोड़ा बहुत इक्का दुक्का कोई संकेत मिल जाए तो मैं कह नहीं सकता। ये 2 बातें इस मूवमेंट में खास थी कि इस मूवमेंट ने शुरुआत में ही बाबर को, यानी विदेशी सत्ता को, मुग़ल सत्ता को चैलेंज किया, और उस चैलेंज का जो परिणाम हो सकता था वो 5वें गुरु में आकर प्रकट हुआ, जब 5वें गुरु को मुग़ल सत्ता ने एग्जीक्यूट कर दिया। और 9वें गुरु को भी, फिर देखिए ये फर्स्ट टकराव था जो मुग़ल सत्ता का, जब विदेशी सत्ता का इस परंपरा से हुआ। तो फिर 2 ऑप्शन थे, या तो डेविएट हो जाते, या उसका सामना करते। तो इस मूवमेंट की सबसे बड़ी खूबी थी कि इन्होंने साहसपूर्वक उसका मुकाबला किया, यानी बलिदान दे दिया, लेकिन डेविएशन नहीं हुई। उस परंपरा को आगे 9वें गुरु ने निभाया। 9वें गुरु ने भी बलिदान दे दिया और उसको लॉजिकल एंड तक ले गए 10वें गुरु, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर दी।
गुरु तेग बहादुर जी के जीवनी में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। नौवां गुरु कौन है, इसको लेकर क्वेश्चन मार्क लग गया था। आठवें गुरु ने जगह का संकेत तो दे दिया था कि जब आठवें गुरु जीवन यात्रा पूरी करके जाने लगे तो फिर शिष्यों ने पूछा कि आपके बाद हु विल लीड अस। उन्होंने व्यक्ति का नाम लेने के बजाय प्लेस का नाम ले दिया कि बकाला में अब दावेदार बहुत हो गए, तो अब उन दावेदारों में असली कौन है नकली कौन है कैसे पता चले। मुझे लगता है कि पूरे मूवमेंट में बड़ा क्रूशियल मूवमेंट था। यदि कोई नकली स्थापित हो जाता तो हो सकता है मुगलों से समझौते कर लेता। इस मूवमेंट में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन बंजारों की रही। बंजारों की एक खूबी है, बहुत कम लोगों को पकड़ में आती है। बंजारे थोड़ा बिजनेस करते हैं, थोड़ा क्या ज़्यादा ही करते हैं। जो बिजनेस करता है जब देश भर में घूमता रहता है, बंजारे देश भर में घूमते थे। देश क्या, यूरोप तक में जो जिप्सी हैं ये बंजारे ही हैं, इधर से ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया से गए हुए हैं। जो घूमता रहता है वो नकली माल में से असली को पहचान बड़ी जल्दी लेता है। आपने देखा होगा ये जो दुकानदार होता है, बहुत से ग्राहक घूमते रहते हैं, उसको पता चल जाता है कौन खरीदने वाला है, कौन चोरी करने वाला, कोई विंडो शॉपिंग कर रहा है। तो नकली में से असली को कैसे पहचानना है, ये काम मक्खन शाह बंजारा ने किया था। 22 दावेदारों में से, और गुरु तेग बहादुर जी तो शायद उस रेस में थे भी नहीं, वो तो उन दावेदारों में थे ही नहीं। तो उसमें से भी बंजारा समाज का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने सही गुरु को, वो एक मूवमेंट जो था इस पूरे हिस्ट्री में बहुत ही, जिसको कहना चाहिए क्रिटिकल मूवमेंट था, उसमें बंजारा समाज आगे आया। और गुरु तेग बहादुर जी ने भाई धर्म के लिए, एक संस्कृत में शायद लाइन आती है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अब मुझे संस्कृत की वो पूरी लाइन ध्यान में नहीं है। तो यही कारण था कि गुरु तेग बहादुर जी ने उस वक्त धर्म की रक्षा की, तो धर्म ने इस मूवमेंट की रक्षा की, इस मूवमेंट के माध्यम से हिंदुस्तान की रक्षा की और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कम से कम इसको लॉजिकल एंड तक लेकर गए। कुल मिलाकर मेरी किताब का यदि मैं समझूं कि 6 मिनट में जितना सार दिया जा सकता था मैं दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।